परिस्थिति और समय व्यक्तित्व का निर्माण करती है। सुपरमैन वाली फिल्म में नहीं है, सुपरमैन चल रहा है और उसको लोग छूना चाह रहे हैं इस तरह से, जिसका कॉपी मुझे लगता है बाहुबली में किया था उसने, कि लोग उसको टच करना मात्र चाहते हैं। आर्ट इमिटेट्स लाइफ वाली बात है। इस तरह के नायक होते हैं ना तो लोग उसका स्पर्श मात्र भी चाहते हैं। जो समझदार लोग हैं समझेंगे, नहीं तो मौलाना मोदी कहने वाले तो बेचारे बहुत है, भटक रहे हैं ट्विटर पे जो है। मतलब होता नहीं, कुछ की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, अकाल मृत्यु जिनकी आत्माओं की हो जाती हैं, तो वो बेचारे भटक रहे हैं ट्विटर पे। किसी को राज्यसभा नहीं मिला, कोई मैं जो है 40 साल से पत्रकारिता कर रही थी, कोई नई नई अभी आई है कि मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो जी चूल्हे हिला दूंगी। ये जो सुअर के ऊपर जनेऊ पहना दिया गया था, ब्राह्मणों के प्रति जो आपके भीतर घृणा जगाई जा रही है, उसका कारण क्या है? ब्राह्मणों ने क्या किया है? घृणा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन हमें बताइए तो किस ब्राह्मण ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुगलों की एट्रॉसिटी का, अत्याचार का उनके ऊपर कैसे डाल सकते हो? उन बेचारों ने क्या किया है? तो सालों, ये जो 5000 साल पहले ब्राह्मणों की तुम बात कर रहे हो, कौन सा ब्राह्मण अभी तुम्हें घोड़े में खींच रहा है बांध करके? या हिंदी को लेकर घृणा है तुम पे? जो कहा जा रहा है थोपा जा रहा है, कौन आके थोपा? क्या हिंदी जो है बाल्टी में रखा हुआ जल है कि ला कर अरे तमिल आया, उल्टो इस पे बाल्टी, हाँ अब तुम हिंदी बोलने लगा? ऐसे तो होता नहीं है। इस थपकी को मैं सामान्य नहीं मानता हूं। वो क्यों नहीं मानता हूं? आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जो है दबा दें, वीडियो को लाइक कीजिए, लगातार बांटिए जहां भी बांट सकते हैं, ताकि हम चुनाव के समय में कम से कम अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे और यह वैचारिक जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, उसको जीतने में आपकी भी तरफ से गिलहरी योगदान अवश्य ही आए। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं, आजकल एक नेता, मुझे लगता है कि पिछले 6 महीनों या 1 वर्ष से सोशल मीडिया पे, और वह भी हिंदी सोशल मीडिया पे, साउथ का होते हुए भी सर्वाधिक चर्चा में है। वह है अन्नामलाई। एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया सर्विस से, और वो सनातनी तमिल संस्कृति और वहाँ के हिंदुओं को एक तरह से उनके पुनर्जागरण हेतु वो आए हैं। लगातार एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो विधानसभा क्षेत्र जितने भी हैं तमिलनाडु के, हर जगह पे पदयात्रा पे गए हैं। अपार जनसमूह मिला है। आप लोगों ने उनके रील्स और उनके छोटे छोटे जो है क्लिप्स, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। और हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है अन्नामलाई को उसी तरह से पीठ पर शाबाशी दे रहे हैं जिस तरह से एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को दिया था। अब इस थपकी को मैं सामान्य नहीं मानता हूँ। वो क्यों नहीं मानता हूँ? वो इस कारण से कि पहला तो यही है कि ये थपकी बाकी किसी नेता को हमने मिलते हुए नहीं देखी है। इस पर हम आगे चर्चा करें, क्योंकि एक समय आता है हमारे जीवन में जब हर तरफ से आप कह सकते हैं कि होपलेसनेस की स्थिति हो जाती है। और कहीं ना कहीं तमिलनाडु की यदि मैं बात करूं, जहां पे 6 करोड़ हिंदू हैं और वहां के मुख्यमंत्री, उनका बेटा, उसके पार्टी के सीनियर लीडर्स जो है हिंदुओं को कभी मलेरिया का मच्छर, कभी डेंगू, कभी कैंसर, और बोलते हैं कि इसे इरेडिकेट करना चाहिए, ये लोग इस तरह से लगातार बोलते हैं और बच जाते हैं। उनके ऊपर न्यायालय में तो चली, वो तो बिकी हुई संस्था है, वो तो हम मान करके चल रहे हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो या अपर कोर्ट हो। हमने नहीं देखा है कि जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ अगर कुछ बोला जाता है, उस पर जिस तरह से स्वतः संज्ञान लिया जाता है और हेट स्पीच बोला जाता है, इन नेताओं के ऊपर उस तरह से कार्रवाई नहीं होती है। पता नहीं इनके फ़ोन में कोई फ़िल्टर लगा हुआ है जिसमें उदयनिधि स्टालिन जो है वो कुछ बोल रहा है मंच से, तो उन तक पहुंच नहीं पाता है। उन तक अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, उसका भी वो 15 मिनट हटा लो पुलिस को, वो नहीं पहुंचता है। उसके बाद भी उसने तरह तरह के बयान दिए, वो सब नहीं पहुंचता है। ऐसे में जो एक आशाहीनता उत्पन्न होती है, वह क्यों उत्पन्न होती है? उत्पन्न इसलिए होती है कि उनके बीच कोई नायक नहीं होता है, उनके बीच कोई हीरो नहीं होता है, उनके बीच कोई नेता नहीं होता है जो उनके इन विषयों पे चर्चा करे, उनके साथ संवाद कर सके और उन्हें आशा दिला सके कि एक समय आएगा जब हम इन्हें उखाड़ फेंकेंगे।
ऐसा नहीं है कि 6 करोड़ हिंदू जो है वो जानबूझ करके वो स्टालिन को चुनते हैं इतना होने के बाद भी, या फिर अभी तक जो AIADMK थी जयललिता को, उसके बाद पनीर सेल्वम या ऐसे ही कुछ नाम था उनको, तो मतलब 2 ही पार्टी हैं जिनको 70 के दशक से ये लोग चुनते आ रहे हैं, कांग्रेस को आउट ऑफ पावर कर दिया है। क्या कारण रहा होगा? तमिल संस्कृति को माना जाता है सबसे पुरातन संस्कृतियों में से एक है। आप उत्तर भारत में चले जाएं तो जिस तरह से काशी का एक अपना महत्व है कि जब से सभ्यता का आरंभ हुआ है काशी बसी हुई रही है नगरी, तो काशी को कहा जाता है समय से भी पुराना है। मतलब कहने के लिए कहते हैं कि इट इज़ ओल्डर देन टाइम इटसेल्फ, वो है। और उसी तरह तमिल, चाहे उनकी संस्कृति हो, उनका साहित्य हो, तमिल हिंदू, बेसिकली हिंदू, वो भी सनातन ही रही है। वो भी ह्यूमन जीनोम का पहला सीक्वेंस तमिलनाडु के एक गांव में मिलता है, जो फर्स्ट ह्यूमन जीनोम जिसको बोला जाता है, वो भी वहाँ पे मिलता है। कैसे? मतलब विश्व में वस्तुतः मानवता का भी आरंभ बिंदु जो है वो तमिलनाडु मान लीजिए या फिर भारत भूमि आप मान लीजिए, और वो फिर जो ये जो थ्योरीज आती हैं कि ये गोंडवाना लैंड और सवाना लैंड ये सब अलग हुए, तो अफ्रीका से जो भारत का हिस्सा टूटता है तो अफ्रीका में भी वो आपको मिलेगा, तो वहाँ से भी है। तो इतनी पुरातन सभ्यता अचानक से वहाँ की जनता भीरू कैसे हो जाती है? इसका समानांतर आपको बंगाल में दिखेगा। सबसे पहले कांग्रेसियों ने बर्बादी, तबाही और आतंक का एक दौर जो है वहाँ पे चलाया। उसके बाद कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्टों ने आतंक का दौर तो चलाया, नरसंहार किए ही, बलात्कार हुए ही, बमबाजी की ही, मारकाट किया ही, पॉलिटिकल किलिंग्स की ही। उसके साथ साथ सारे इंडस्ट्रीज को उन्होंने तबाह कर दिया। एक पोर्ट सिटी होते हुए बंगाल जो है आज सारे सूचकांकों में मतलब नीचे से आपको दिखेगा। और उसके बाद लोगों ने त्रस्त होकर टीएमसी को सत्ता दी। टीएमसी आप देखें कि प्रचंड बहुमत के बाद भी संदेश खाली अभी चल रहा है, इसलिए संदेश खाली का नाम ले रहा हूँ, लेकिन उसके इतर आप देखिए कि नकली नोट छापने की फैक्ट्री कहाँ पे है, बम बनाने का कुटीर उद्योग किस जगह पे चल रहा है, मालदा जैसे जगहों का नाम, पॉलिटिकल किलिंग्स जो है केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करें तो 135 से 150 के बीच है, संस्थागत तरीके से रेप हो रहे, ये सब कुछ चल रहा है। इन दोनों जगहों पे नायक की कमी थी। तमिलनाडु ने अभी उस नायक को पाया है, और जब किसी एक क्षेत्र में इस तरह का विजनरी लीडर आता है, विजनरी मैं क्यों कह रहा हूं मैं आगे बताऊंगा, तब लोगों को लगता है कि नहीं, हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे हमें वो मिल गया है, और उसमें वो आस्था दिखाते हैं, और कहीं न कहीं किसी क्षेत्र विशेष का नायक भारत का भी नायक आगे चल के बनता है। तो जो लोग पूछते हैं ना कि भाई मोदी के बाद कौन, तो कुछ लोग कहते हैं योगी है, हिमांता है, उनके बाद कौन? देखिए, मैं पहले से भी लोगों को कहता रहा हूं, जब अन्नामलाई नहीं थे सीन में तब भी लोग पूछते थे कि भाई इनके बाद कौन, तो मैंने कहा कि परिस्थिति और समय व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जब भी अंग्रेजी में है ना कहावत, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उसी तरह से नेसेसिटी हुई, यहाँ पे आवश्यकता पड़ी, और वहाँ पे फिर एक नायक की उत्पत्ति होती है, वही नायक है अन्नामलाई। हिंदू विरोध की राजनीति के गढ़ में, हिंदू विरोध से फिर वो हिंदी विरोध में बदल गया, उसके बाद फिर वो दक्षिण और उत्तर की राजनीति बनकर रह गया। वैसे जगह पे जहाँ पे पेरियार ने जो है बोला कि भाई मूर्तियाँ तोड़ दो, मंदिर ध्वस्त कर दो, सब कुछ बोलता था, ललकारता था, मंदिरों के आगे पेरियार की मूर्ति और उसका कोट लिखा हुआ है। पेरियार जो हिंदुओं को बोलता था देखते ही ब्राह्मणों को मार डालो, इस तरह के जो मतलब ब्राह्मण विरोधी भावना के गढ़ में, अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो हमारे भारद्वाज ब्रदर्स जो हैं, गर्वित और अनुज ने एक बढ़िया सा एपिसोड बनाया है, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो वो भी आप जाकर के देखिएगा अगर आपको हिस्ट्री जाननी है कि अन्नामलाई का अभ्युदय क्यों हो रहा है ऐसे में। वैसे जगह पे जाके जहाँ भगवान राम, माता सीता की नग्न चित्रों के ऊपर माला पहना करके परेड करवाया जाता था, तो क्या होता है, ऐसे में पूरी की पूरी जनता का मोराल जो है मतलब वो इतना नीचे चला जाता है, लोग एक तरह से विवश हो जाते हैं कि यार हमें इसी स्थिति में रहना है।
जैसे बिहारियों को आप देख लीजिए, कोई नेतृत्व नहीं है ढंग का, इसीलिए हम 40 वर्षों से लालू, राबड़ी, नीतीश और भाजपा के भी आप लगा लीजिए, उसी में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि भाई कोई होप दिखती ही नहीं है, उन्हीं तीनों में से किसी को चुनना है। वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो लगातार जो इस तरह का दो पार्टी जो डोमिनेंट हो जाती है, और जिस पार्टी के पास विजन था वो पार्टी घुस तक नहीं पाती है, तब ऐसे में एक व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना होगा, तब अन्नामलाई जो है आते हैं। अब अन्नामलाई सफल क्यों हो रहे हैं तमिलनाडु में? इतना जो मैंने आपको बैकग्राउंडर दिया, उसमें से भी आप बहुत सारे बिंदु जो है उठा सकते हैं कि उसकी प्रतीक्षा में लोग थे। और सफलता का कारण यह है कि ही स्ट्राइक्स अ कॉर्ड, वो उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। वो आदमी पैदल चलता है, कोई गले मिलना चाहता है, छूना भर चाहता है। तो ये बिल्कुल वो सुपरमैन वाली फिल्म में नहीं है, सुपरमैन चल रहा है और उसको लोग छूना चाह रहे हैं इस तरह से, जिसका कॉपी मुझे लगता है बाहुबली में किया था उसने, कि लोग उसको टच करना मात्र चाहते हैं। तो ये वही है, आर्ट इमिटेट्स लाइफ वाली बात है कि इस तरह के नायक होते हैं ना, तो लोग उसका स्पर्श मात्र भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वर्षों की एक तरह से आप कह लें दासत्व है ये, उससे मुक्ति दिलाने का कोई आपको दिख जाता है कि ये दिलाएगा। 2% वोट शेयर, उसके बाद वो बहुत बढ़ा तो 3.7 पे पहुंचा। वहां से आज के समय में जो सर्वे आ रहे हैं, डीएमके की टीवी वाले करवा रहे हैं, वो जा रहा है सर्वे 17-18% तक। और अभी चुनाव तो बाकी है, 3 महीने हैं। ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता, ये एक्सपोनेंशियल जाता है। जब ग्राफ जैसे जैसे समय आता जाएगा चुनाव का, आप देखिएगा कि स्लैंट जो है ना उसका ऊर्ध्वाधर होने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि वही जो उनके अवचेतन में एक भय भरा हुआ था, और नेता उनको मतलब होता है ना कि दे हैव टेकन द पीपल फॉर ग्रांटेड कि ये जाएंगे कहाँ। जयललिता चली गई, उसकी पार्टी ऑलमोस्ट जो है वो नकारी ही हो रखी है। लोकसभा के संदर्भ में यदि देखा जाए तो इनको बोला जा रहा है 6 सीट, 4 से 6 सीट भाजपा को आएगी, 4 से 6 जो है जयललिता की पार्टी एआईडीएमके को मिलेगी। तो ऐसे में विकल्प कौन है? विकल्प भाजपा को मुख्य विपक्ष मान करके डीएमके चल रहा है। आप सोचिए कि नॉन एंटिटी भाजपा का तमिलनाडु में होना भी मतलब लोग उपहास करते थे, और आज के समय में मुख्य अपोजिशन बन के उभरा है। तो लोगों को फिर होप दिखता है कि नहीं, यही हमारा नायक है, यही हमारा नेता है। जो मैं कह रहा था कि मोदी ने जो ये थपकी दी है, ये सामान्य थपकी नहीं है। मोदी ने योगी के कंधे पे हाथ रखा था। ये जो चुनाव हो रहे थे 2022 के, उससे पहले की एक बहुत ही वायरल छायाचित्र है उनका, उसके कंधे पे बिग ब्रदर की तरह, कि ठीक है, इस तरह से। बिग ब्रदर में फिर भी एक आप कह सकते हैं कि एक दुराव होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता दिखती है। लेकिन जब आप खींचकर गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, तो लगभग वो कह लीजिए कि पुत्रवत व्यवहार हो रहा है। वो एक जुड़ाव अलग स्तर का होता है। और ऐसा भी नहीं है कि अन्नामलाई को लग रहा है कि ये हमको पेट्रोनाइज कर रहे हैं, ये जबरन मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अन्नामलाई भी उसे उतनी ही सहजता से लेते हैं जैसे नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के उसी तरह की थपकी को, उसी तरह के गले मिलने को लिया था। तो ये एक समानांतर वहाँ हमें दिखता है। और दूसरी बात यह भी है, योगी जी तो चलिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हिमांता जी के साथ उस तरह का हमने नहीं देखा। वो एक छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत उनके पास विजन है। दोनों में मैं कुछ ये नहीं, मतलब आपको कोई नुक्स नहीं निकाल रहा हूँ, कोई नुक्ता और ये सब नहीं है। दोनों एबल लीडर्स हैं। योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और हिमांता ने असम में जो भी हम
एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी जी को करना चाहिए, वो वहाँ पे हिमानता कर रहे हैं। तो दोनों दे आर द लीडर्स पार एक्सेलेंस, इसमें कोई संदेह नहीं है। टी राजा सिंह को क्यों नहीं थपकी दी मोदी ने? बांदी संजय कुमार को क्यों नहीं दी थपकी मोदी जी ने? बाकी जो इस तरह के फायर ब्रांड जिनको बोला जाता है लीडर, उनसे इतनी सहजता से नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मिलते? उसका मुख्य कारण यह है कि आपने सबने देखा है कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में स्पीच देते थे, वो किस तरह की स्पीच होती थी? जब वो सत्ता से बाहर थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उनमें हमें प्रखर हिंदुत्व की ज्वाला जलाने वाला नेता दिखता था। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते और उनका अप्रोच जो है बहुत सारी चीज़ों में सॉफ्ट होने लगा। उसका कारण भी जो समझदार लोग हैं समझेंगे, नहीं तो मौलाना मोदी कहने वाले तो बेचारे बहुत हैं, भटक रहे हैं ट्विटर पे जो है, मतलब होता नहीं, कुछ की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, अकाल मृत्यु जिनकी आत्माओं की हो जाती हैं, तो वो बेचारे भटक रहे हैं ट्विटर पे। किसी को राज्यसभा नहीं मिला, कोई मैं जो है 40 साल से पत्रकारिता कर रही थी, कोई नई अभी आई है कि मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो जी चूल्हे हिला दूंगी। इस तरह के लोग हैं, बहुत सारे हैं। तो ये लोग जो है मौलाना, तो आप नहीं समझेंगे तो आप उस ब्रिगेड में जाइए, मौलाना मोदी कीजिए, मोदी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने जो इसका कारण बताया वो यह है कि प्रधानमंत्री केवल भारत राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री नहीं होता है। कारक चिन्ह पे आप ध्यान दीजिए, एक होता है भारत के लिए प्रधानमंत्री होना, एक होता है भारत का प्रधानमंत्री होना। तो के लिए तो आप भारत भूमि पे जहाँ तक हैं वहाँ तक ठीक है कि भारत के लिए प्रधानमंत्री पद आपको दिया गया है। इसी के लिए का जब का हो जाता है कि आप भारत का प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं अपने राष्ट्र का वैश्विक फोरम पे, जहाँ पे आप उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, आपका कद उतना ऊंचा नहीं है क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ खास किया नहीं था विदेश नीति को लेकर के, तब आप उतने फ्री हैंड से नहीं चल सकते हैं जितना चीन या यूएसए चलता है। उस कारण से आपको मोदी जो है प्रखर हिंदुत्व की बात करते हुए नहीं दिखते हैं। और मैंने भी आलोचना की है, लेकिन आलोचना एक सीमा में की जाती है। मैं जो है मोदी का टोपी पहन के फोटो नहीं लगाता और दाढ़ी नहीं बना के और लाल रंग के करके मौलाना मोदी, ये मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ और क्षणिक दुख और क्षोभ होता है, कई जगहों पे होता है। तो आप कह सकते हैं कि वो यार 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, 80% कामों से भी यदि मैं संतुष्ट हूँ तो वो मेरे लिए उत्तम है। तो खैर मूल बात यह थी कि अन्नामलाई के पीठ पे थपकी क्यों, वो सहजता क्यों दिखती है? टी राजा सिंह, बांदी संजय कुमार और बाकी लोगों पे, बुलडोजर बाबा पे क्यों नहीं दिखती है? वही बात, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक सॉफ्ट टोन, जो बोला जाता है ना कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही, नहीं, कांग्रेस दिखावटी बनावटी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। सॉफ्ट हिंदुत्व वस्तुतः नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को सॉफ्ट पावर की तरह दिखा रहे हैं हिंदुओं के लिए। वो सॉफ्ट पावर बाहर नहीं बेचना है। आप इस बात को समझिए कि सॉफ्ट पावर जो है वो उस तरह से फ्रंट ऑन एग्रेशन के साथ एग्जर्ट नहीं की जाती है। ये बस त्रिपुंड लगा दिया। प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की तो 11 दिनों का जो है व्रत यम नियम जो भी है वो कर रहे हैं और वो बाद में पता चल रही, इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। एक तरह से वो पुश करना धीरे 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 करके। तो उस नैरेटिव में जहाँ पे नरेंद्र मोदी अपनी स्वीकार्यता पूरे भारतीय जनमानस में देखते हैं और ही कैनॉट अफोर्ड कि वो टी राजा सिंह के ऊपर या बांदी संजय कुमार, उन सब की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, वो उनके विरोध में भी नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ वो एकदम आगे से आकर उनसे गले भी नहीं मिलते। उसमें अन्नामलाई फिट होते हैं क्योंकि अन्नामलाई सेंसिबल बातें करते हैं, अन्नामलाई ज्ञान की बात करते हैं। आप देख लीजिए, वीडियो घूम रहे हैं कि राहुल गांधी से पूछा गया एआई क्या है, तो उस आदमी ने क्या मतलब यार क्या बोला है, वीडियो देख लीजिए आप। AI sits on top of a network, right? I'll tell you a very interesting story to demonstrate the power of this thing. It's not directly related to AI. The United States
attacks Iraq. Okay? Within 25 days, it is wiped out the entire Iraqi military. And then 6 months later, something happened. And suddenly, US soldiers were dying every day. And within a 6-month period, the US army lost about 1,000 armored vehicles. When Saddam Hussein realized that America aa raha hai, he told all his Tikriti guys, bhaiya, tum log bhago. What did he do? He basically took 155mm shells. You know what they are? Artillery shells. And he distributed them to all these guys. And he said, gaon mein inko le jao. And these guys took these artillery shells and they dug them in the ground. That's all. So what I'm trying to tell you, the Tikriti network came together, cell phone network came together, and the explosive shells came together. 3 networks that were disconnected came together. And they literally obliterated the superpower in Iraq. एक तरफ ये महोदय हैं जो एआई को साला सद्दाम हुसैन और इराक वार और पता नहीं कहां से क्या समझ में उसको आया, भगवान जन। उस राहुल गांधी के हैंडलर्स को लग रहा है कि राहुल गांधी कालिदास हैं, कि वो विद्योत्तमा के सामने जो है वो बोलेगी कि ये शरीर जो है 5 तत्व से बना है, तो वो कहेंगे हम मुक्का मारेंगे राहुल गांधी वहाँ बैठ के। तो राहुल गांधी के जो हैंडलर्स हैं वहाँ पे जयराम रमेश और सत्यनारायण सैम पित्रोदाव कहेंगे नहीं नहीं वो मुक्का नहीं मारा, बोल रहा पंचभूतों से मिल करके शरीर बना है। इस तरह से ईश्वर एक है तो वो बोलता है हम तुम्हारी दोनों आँख फोड़ देंगे, राहुल गांधी 2 कहता है, दोनों आँख फोड़ देंगे। तो फिर सैम पित्रोदा और जयराम रमेश बताते कि नहीं नहीं आत्मा और परमात्मा 2 है। तो इस तरह से तो भाई राहुल गांधी कालिदास नहीं है, कालिदास पे माता काली का आशीर्वाद था। तो उसको उस तरह से वो नैरेटिव जो है वो पुश करने की चेष्टा करने से कुछ होगा नहीं। और वहीं अन्नामलाई का एआई पे आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Before coming into the campus, I was sitting outside in a coffee shop. I was having coffee. There was a startup guy sitting there, busy with his laptop. He looked at me, I looked at him. Both had time. I said, who are you? He said, sir, I'm some startup guy. He asked me, who are you? I said, I'm doing politics here. Within 30 minutes, let us discuss. I said, which field you are? He said, I'm in the people hiring field. I said, it's going okay? He said, no, sir, AI has disrupted everything, sir. Now all resumes are fake, sir. People write all beautiful things and we are taking so much time to realize what is right and what is wrong. All statement of purpose, very fancy ones they write. It looks so believable, very emotional. And it just happened to me 30 minutes before outside your campus in the road across in the coffee shop. So 100% it is going to disrupt it. Massive disruption is on. तो ये बताता है कि अगर या तो आपको नहीं पता है तो बोल दो भाई कि मुझे नहीं पता है, और पता है तो ढंग से बात करो ताकि लोगों को भी लगे कि उन्हें वास्तव में ये सारी बातें हैं। आप बात अन्नामलाई किन चीज़ों पे कर रहे हैं? वो कहीं पे नहीं कर रहे हैं कि उसको काट दो, मैंने एक बेटा पैदा कर दिया है, वो तुम्हें दिखा देगा, मुझे मार। नहीं, ये बात अन्नामलाई एक भी जगह नहीं करता है। अन्नामलाई तमिलनाडु के हिंदुओं से पूछता है कि ये जो सुअर के ऊपर जनेऊ पहना दिया गया था, ये ब्राह्मणों के प्रति जो आपके भीतर घृणा जगाई जा रही है, उसका कारण क्या है? ब्राह्मणों ने क्या किया है? घृणा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन हमें बताइए तो किस ब्राह्मण ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये प्रश्न आप आज के समय में किसी भी अम्बेडकराइट से, नियो बुद्धिस्ट से, वामपंथी से पूछ देंगे, वो जवाब नहीं दे पाता है। क्यों जवाब नहीं दे पाता है? क्योंकि उसकी लॉबी के वो तर्क कि 5000 सालों से हमें जो है घोड़ों में बांध करके घींचा है ब्राह्मणों ने। इट हैज फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस। ये नैरेटिव अब नहीं चलता है किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में। इस तरह की प्रताड़नाओं का कोई जिक्र नहीं है। 5000 साल पहले की मैं बात बोल रहा हूँ। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कास्टिज्म नहीं है, जातिवाद नहीं है, और जो है उनके साथ मतलब अन्याय नहीं हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन वो 500 साल पहले का है, 5000 साल पहले का नहीं है। और वो सब लाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने हिंदुओं को कास्टिस्ट सोसाइटी बोला है, अंग्रेज और मुगल। ये लोग भेदभाव लेकर के आए। ये पर्दा, बुर्का, कास्ट शब्द ही यहाँ का नहीं है। खैर उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो वो वहाँ से ये सारी चीज़ें लेके आए और
एकेडेमिया में ये प्रश्न घुसा दिया गया, नहीं बहुत कास्टिज्म हो रहा है, घोड़े में बांध के खींच दिया गया था इसलिए विद्रोह कर देना है। मतलब मुगलों ने हिंदुओं को काटा, नरसंहार करवाए, गांव के गांव, शहर के शहर जलाए, मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। आज हम उनको जो बाप मानते हैं, भले अस्तबल में घोड़े की लीद उठा रहे होंगे और तलवार देख के तुरंत बोला कि नहीं तलवार से गर्दन मत काट दो, कुछ और काट दो, ये कह के जो है मतलब कन्वर्ट हो गए। वो आज भी कहते हैं उनको डिफेंड करने वाले कि नहीं आप मुगलों की एट्रॉसिटी का, अत्याचार का उनके ऊपर कैसे डाल सकते हो, उन बेचारों ने क्या किया है। तो सालों ये जो 5000 साल पहले ब्राह्मणों की तुम बात कर रहे हो, कौन सा ब्राह्मण अभी तुम्हें घोड़े में खींच रहा है बांध करके? किसने खींचा है? अन्नामलाई का यही है, उसके भाषण का और एंटी हिंदू जो नैरेटिव है उसमें उनका प्रश्न यही रहता है लोगों से कि भाई बताओ, ये जो ब्राह्मण घृणा है, हिंदू घृणा है या हिंदी को लेकर घृणा है, तुम पे जो कहा जा रहा है थोपा जा रहा है, कौन आके थोपा? क्या हिंदी जो है बाल्टी में रखा हुआ जल है कि ला कर अरे तमिल आया उल्टो इस पे बाल्टी, हाँ अब तुम हिंदी बोलने लगा? ऐसे तो होता नहीं है। और डीएमके के नेताओं द्वारा संचालित स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है, क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है हिंदी पढ़ेंगे तो उनके लिए नौकरी के अवसर अधिक हो जाते हैं। आप हिंदी पढ़ करके अन्यत्र जगहों पे तमिल पढ़ोगे तो केवल तमिलनाडु में आपको जॉब मिलेगा, या तमिल साहित्य से आप आईएएस आईपीएस ये सब कर सकते हो, लेकिन उसके बाद के सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। आप कहीं नॉर्थ इंडियन जगह पे जाकर के, नॉर्थ इंडियन छोड़िए, तमिलनाडु वाले क्या कर्नाटक में जाके शिक्षा दे पाएंगे? अगर उनके पास अंग्रेजी उनको नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो क्या वो बैंगलोर में जो एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो चाहते हैं कि हिंदी सीखे, दे पाएंगे? नहीं। तो जितनी अधिक भाषा आप सीखेंगे उतना आपका विकास होगा, और धमका तो कोई भी नहीं रहा है। ये सारे प्रश्न जब पूछे जाते हैं, अभी तक आपको केवल उत्तर दिए जाते थे कि नहीं तुम पे थोपा जा रहा है, तुम अब घृणा करो, आपको निर्देश दिए जाते थे। अब पूछा जा रहा है कि किसने बोला तुमको, किसने बोला कि भाई मतलब तुम हिंदी पढ़ो नहीं तो गर्दन उतार देंगे? नहीं बोला ना किसी ने। इस कारण से अन्नामलाई का एक्सेप्टेंस जो है, उसकी स्वीकार्यता जो है दिनों दिन बढ़ते जाती है। और ये भीड़ जो इसके सामने देखते हैं ना अन्नामलाई के, जो भारत माता की जय बोलती है, और भारत माता की जय अन्नामलाई स्वयं भी बोलते हैं, ये भाड़े की भीड़ नहीं है। ये वो जनसमूह है जिसे उस नेता की दूरदर्शिता दिखती है, उसके विजन को, उसकी दृष्टि को ये लोग सल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय से ये इस तरह के एक नेता की प्रतीक्षा में थे, और वो नेता आता भी था। तो वोट मांगते वक्त तो तहाँ ठीक है, लेकिन ज्यों ही सत्ता में पहुंचा उसका नैरेटिव वही कि किस तरह से हिंदू मंदिरों को लूट करके उसका पैसा जो है किसी और को दे दो। ये पूरे आप देख लीजिए, हर जगह पे यही हो रहा है। मिशनरी स्कूल्स चलाना और उस पर अधिक फोकस करना, हिंदुओं को हीन भावना में भेजना कि नहीं भाई, गिल्ट ट्रिप पे भेजना, अपराध बोध में कि तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुम तो मूर्ति पूजते हो, ये सारी चीज़ें। तो वो रिसर्जेंस, वो भाव जो जगाता है वो अन्नामलाई है। वो अन्नामलाई उनके भीतर उन बातों को वो हवा देता है कि जगो, तुम बहुत लंबी रात्रि तक हाइबरनेशन में थे, सुसुप्तावस्था में थे, अब जगने का समय आ गया है, और जगने और बगल वाले को झकझोरने का भी समय आ गया है। तो ये जो 18% वोट शेयर है ना, ये आपको ये 18 से 30 कब हो जाएगा कोई नहीं जानता। जैसे जैसे चुनाव निकट आएगा और फिर ये भीड़ें ये ट्रांसलेट करेंगी, और अगर लोकसभा में नहीं भी करते हैं, क्योंकि 18% का मतलब ये नहीं है कि कुछ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे सीधा इसका इम्पैक्ट होगा, नहीं, ये पूरा तमिलनाडु में बिखरा हुआ। इस कारण से संभव है कि ऐसा इम्पैक्ट ना हो सकता है कि 6 सीटें ना आए जैसा प्रोजेक्टेड है, लेकिन यह भी संभव है कि यह 6 से 12 भी हो सकता है, जिस तरह से ये पूरा चलता हुआ दिख रहा है। तो 400 पार की जो बात हो रही है उसमें तमिलनाडु से ठीक ठाक समर्थन मिलेगा, और अन्नामलाई एक बहुत बड़े फैक्टर होंगे।
और केवल आज के लिए नहीं, अगला विधानसभा चुनाव देखने योग्य होगा और अगली लोकसभा, आप 2029 की लोकसभा में तमिलनाडु का परफॉर्मेंस देखिएगा और उस समय भी आप अन्नामलाई को देखिएगा। अभी से तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा, इसीलिए अन्नामलाई में हमें होप दिखता है। नॉर्थ इंडियंस जो है उसको सुनना चाहते हैं, हिंदी भाषिक क्षेत्र के लोग ट्विटर पे उसका जो है ट्रांसलेटेड चाहते हैं कि नहीं वीडियो जो है अन्य भाषाओं में आए। तो ये बताता है मास कनेक्ट होता क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये केवल तमिलनाडु नहीं, भारत का भविष्य है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन जो है बेल उसको दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो लगातार मिलते रहें। हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से, इस QR कोड के माध्यम से आप कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।